Hello friends and welcome to the Exams Made Simple TEMS IES, and we are back again with the Hindu and Indian Express editorial analysis for 26th of June 2020 26 जून 2020 का एडिटोरियल एनालिसिस देखेंगे द हिंदू का और इंडियन एक्सप्रेस का। टोटल 6 एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे आज, जिसमें से 3 इंडियन एक्सप्रेस के हैं और 3 ही आपके द हिंदू के हैं। आई थिंक 5 करेंगे, 2 इंडियन एक्सप्रेस के और 3 हिंदू के करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक दैट फ्रॉम योर साइड एंड प्लीज़ डू शेयर इट। And those who want to join the TEMS portal or get our current affairs PDF, they can get that from the links given in the description and comment section below. So let's start without wasting any time. पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं जो मेंस आंसर राइटिंग परस्पेक्टिव से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है एंड प्लीज़ ट्राई टू राइट दी आंसर्स ऑफ दीज और ट्राई टू गिव सम पॉइंट्स और कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड्स की पॉइंट्स ज़रूर देने हैं, सो ट्राई दैट फ्रॉम योर साइड। पहला क्वेश्चन है, कैन ऑनलाइन लर्निंग रिप्लेस द स्कूल क्लासरूम? ओके, तो कैन ऑनलाइन लर्निंग रिप्लेस द स्कूल क्लासरूम? क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट। Second question is, LPG reforms of 1991 and Atmanirbharta reforms of 2020 are similar and dissimilar at the same time. Explain. तो जो LPG reforms थे 1991 के and आत्मनिर्भरता reforms 2020 के हैं, they are similar and dissimilar at the same time. You have to explain these. इन दोनों के बारे में आपको लिखना है, की पॉइंट्स, इसके कीवर्ड्स आप ज़रूर मेंशन करिएगा। सो जो लीड आर्टिकल है आज का हिंदू से, वो जो स्टैनली जॉनी ने लिखा है, एंड वाई चाइना इज़ बीइंग एग्रेसिव अलोंग द LAC। चाइना क्यों LAC पे एग्रेसिव हो रहा है, इसके ऊपर ये आर्टिकल है। दिस अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल, लेट्स सी दैट। मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। द नोट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑलरेडी। सो देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात, अभी रिसेंटली हमको पता है चाइना और इंडिया का बैकग्राउंड क्या चल रहा है। गलवान रीजन में जो इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ बीच में, एंड गलवान वैली पूरी की पूरी चाइना क्लेम करने लगा ना। द इशू इज़ दैट कि दे आर क्लेमिंग द एंटायर गलवान वैली। न केवल वो पूरी गलवान वैली क्लेम कर रहे हैं, बल्कि कल उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया को अब गलवान वैली छोड़ देना चाहिए, दे शुड लीव दैट प्लेस। ओके, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। आप सबको पता होना चाहिए कि ये पैंगोंग लेक है। सपोज ये पैंगोंग लेक है जो कि आपका लद्दाख वाले रीजन में जाती है। पैंगोंग लेक लद्दाख वाले रीजन में जाती है। वहाँ पे इस तरह से रिजेस हैं, माउंटेन के रिजेस हैं, जिसमें जिनको फिंगर्स इन द माउंटेन कहा जाता है। इंडिया अभी तक फिंगर 8 तक का एरिया क्लेम करता था। दे सेड दैट कि फिंगर 8 तक का एरिया उनका है। फिंगर 4 तक वो क्या करते थे कि उसकी मैन्यूवरिंग पेट्रोलिंग करते थे। फिंगर 4 तक हुआ क्या कि चाइनीज़ साइड ने जब अपना इस बार एग्रेशन दिखाया तो दे इंटर्ड इनटू द फिंगर 4 रीजन एज वेल। फिंगर 4 तक उन्होंने उनके टेंट भी ले लिए थे, तो ये चीज़ उन्होंने की थी, ठीक है ना। और अब वो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी जो गलवान वैली का रीजन है वो उनका है। पहले क्या होता था कि गलवान वैली का जो वेस्टर्न पार्ट था वो इंडिया के अंदर रहता था, लेकिन नाउ दे आर क्लेमिंग द इंटायर गलवान वैली टू बी इंक्लूडेड इन द चाइनीज़ बॉर्डर। ओके, तो पूरी की पूरी गलवान वैली को ही वो अपना मानते हैं। और जो रीजन्स थे डिस्प्यूटेड, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17, और इसमें हॉट स्प्रिंग वाला एरिया भी है। हॉट स्प्रिंग वाला एरिया पे जहाँ पे दोनों ने इंगेज हुआ, फेस ऑफ हुआ भी, ठीक है ना। अभी फेस ऑफ हो रहा है उनका, तो हॉट स्प्रिंग वाला रीजन भी है जो कि लद्दाख में ही है, वहाँ पे है। दूसरा जो फेस ऑफ का रीजन है वो सिक्किम में नाकूला वाला प्लेस है, तो नाकूला भी याद रखिएगा, सिक्किम में नाकूला, ये भी एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब आज ऑथर ने बोला कि व्हाट चाइना इज डूइंग इज दे आर फॉलोइंग अ सलामी स्लाइस स्ट्रैटेजी। ओके, तो ये याद रखिएगा, दे आर कॉलिंग इट अ सलामी स्लाइस स्ट्रैटेजी। चाइना की जो स्ट्रैटेजी है उसको सलामी स्लाइस स्ट्रैटेजी कहा जाता है। मैं आपको समझा दूँ सलामी स्लाइड स्ट्रैटेजी क्या है। इट मीन्स दे आर यूजिंग देयर हेजेमनी वन बाय वन टू इस्टेब्लिश, दे आर यूजिंग देयर पावर, दे आर यूजिंग देयर डोमिनेशन टू इस्टेब्लिश हेजेमनी पीस बाय पीस। अब क्या करते हैं, एक जैसे ये पिज़्ज़ा है सपोज, ये जो भी है, अब इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। ओके, दे आर डिफरेंट पीसेज। ओके, ये डिफरेंट पीसेज है, तो एक एक पीस जो है वो एक एक रीजन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सलामी स्लाइस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, स्लाइस बाय स्लाइस और पार्ट बाय पार्ट चाइना क्या कर रहा है, अपनी हेजेमनी इस्टेब्लिश कर रहा है। और इंडिया उनके लिए कुछ नहीं है, केवल एक स्लाइस ही है। व्हाट दे थिंक ऑफ इंडिया इज जस्ट अ स्लाइस ऑफ दैट सलामी। ओके, तो बेसिकली दिस इज व्हाट सलामी स्लाइस स्ट्रैटेजी इज। चाइना ने क्या किया है, पूरे रीजन को अलग अलग स्लाइसेस में, पीसेस में डिवाइड कर लिया है, जिसको इनकी स्ट्रैटेजी ये भी थी ना, 1 palm एंड 5 fingers एंड 1 palm, जो उनकी स्ट्रैटेजी चलती है, जिसमें कि यहाँ पे लद्दाख है, सिक्किम है, नेपाल है, भूटान है, अरुणाचल प्रदेश है, और तिब्बत जो है उसका उनका पाम है। तो बेसिकली उनकी एक 5 fingers एंड द पाम स्ट्रैटेजी और सलामी स्लाइस स्ट्रैटेजी आप बोल सकते हैं। ये टेक्निकल टर्म्स है जो कि आप आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके,
Now, one popular argument is that China's move, driven by local factors such as India's infrastructure upgrade and its decision to change the status of Jammu and Kashmir, was reckless. अब ये ऑथर ने कहा है कि दो आर्गुमेंट जो दिए जा रहे हैं मोस्ट कि चाइना ने क्यों ऐसा किया है, तो वो आर्गुमेंट है पहला कि इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया, लद्दाख को यूटी बना दिया. एक रीज़न ये, देखो जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो इन रीजंस को भी मेंशन करोगे, ठीक है ना, कि इंडिया ने जो ये चेंजेस किए इस कारण से भी चाइना ने एग्रेशन दिखाना शुरू किया. दूसरा रीजन है कि इंडिया ने जैसे डीबीओ रोड यानी कि दौलत बेग ओल्डी रोड का जो कंस्ट्रक्शन किया अपने साइड पे, वो भी एक रीज़न हो सकता है कि चाइना तुरंत एक्ट करने लगा. लेकिन केवल ये रीज़न बोलना कि केवल यही रीज़न थे, ये गलत है. उनकी स्ट्रैटेजी ही बेसिकली सलामी स्लाइस स्ट्रैटेजी है, जिसमें वो इंडिया को एक स्लाइस की तरह मानते हैं और अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है ना. तो दिस इज द थिंग विच इज़ देयर एंड आपको ये सब चीज़ें याद रहना चाहिए. ऑथर ने एक चीज़ और कही है कि जब कोल्ड वॉर टाइम था उस समय रशिया भी कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट करता है. तो रशिया और आज की चाइना में डिफरेंस ये है कि रशिया जो था वो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट था, चाइना एक आइडियोलॉजिकल स्टेट नहीं है, ठीक है ना. चाइना इज़ नॉट एन आइडियोलॉजिकल स्टेट बट रशिया वॉज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, ठीक है ना. तो बहुत ज़्यादा रेकलेस है चाइना अपने अप्रोच में, यूएसएसआर जैसा नहीं है, ऐसा ऑथर का कहना है. दूसरा चीज़ चाइना को ये भी लगता है कि इंडिया के साथ जो अपॉर्चुनिटी थी चाइना की, दे हैव लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी टू यूएसए. चाइना को लगता है कि अगर इंडिया के साथ थोड़े बहुत भी रिलेशन अच्छे करने के जो रीजंस थे वो भी अब जा चुके हैं. नाउ दे आर टोटली इन टू द वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूएसए की तरफ वो शिफ्ट हो चुके हैं. तो चाइना जब ये समझ गया कि अब कोई तरीका नहीं है कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाएंगे या उनको अपने इन्फ्लुएंस में ले पाएंगे, चाहे वो सीपैक हो, चाहे वो OBOR हो, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, हर में इंडिया मना कर दिया. तो उनको जब ये समझ में आ गया कि इंडिया इज ऑफ नो यूज टू देम, तो दे स्टार्टेड एक्टिंग एग्रेसिवली. तो उन्होंने एग्रेसिवली एक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना. एंड और भी ऑथर ने बोला कि बहुत सारे रीजंस और भी हैं, जैसे कि लोकल रीजंस भी हैं, जैसे कि जी जिनपिंग के खुद के लोकल रीजंस भी हैं, क्योंकि जी जिनपिंग का जो स्टेचर है अभी रिसेंटली वो थोड़ा सा वीक हो गया था चाइना के इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण. तो उनको वो क्लैमर भी इस्टेब्लिश करना था, दोबारा उठाना था. तो ये भी एक रीज़न है कि वो उन्होंने इस तरह की चीज़ें की, है ना. और चाइना की अप्रोच जो पोस्ट कोविड है वो ऑलरेडी चेंज हो चुकी है. दे आर मच मोर एग्रेसिव एंड जियो पोलिटिकल मैन्यूवरिंग करने में वो लगे हुए हैं. अब ऑथर ने बोला कि इंडिया की जो इकॉनमी थी वो पहले से भी ट्रबलसम थी और अभी और ज़्यादा ट्रबलसम होने वाली है. IMF की कल रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि हमारी GDP 4.5% तक डिक्लाइन करेगी, है ना. ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है IMF की, उसने हमको ऐसा बताया. उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सोशल अपहीवल्स हुए बिकॉज ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया. फिर NRC जब आया तो उसके कारण हमारे जो नेबर्स हैं जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन नेबर्स के साथ थोड़ा कहीं ना कहीं हमारा जो रिलेशनशिप है वो वीक हुआ है बिकॉज ऑफ द NRC एंड कोविड एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो, ठीक है ना. नेपाल ने काला पानी का डिस्प्यूट उठा दिया. श्रीलंका इज़ डाइवर्सिफाइंग इट्स फॉरेन पॉलिसी इन चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा घुसता जा रहा है बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान एंड आपका श्रीलंका वाले रीजन में. तो ये सारे चीज़ें हैं जिस कारण से इंडिया थोड़ा आउट एंड डाउन फील कर रहा है और इंडिया को थोड़ा आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है बेसिकली, ठीक है ना. इसके अलावा एक ये चीज़ भी हुई कि बालाकोट की एयर स्ट्राइक इंडिया ने की लास्ट ईयर, दैट वाज आल्सो स्ट्रेटेजिकली डिजास्टर ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि इससे इंटरनेशनली उनकी थोड़ा जो एक तरीके से जो पीस एंड गुडविल की अप्रोच रहती थी इंडिया की, वो कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन ज़रूर हुई है. तो ऐसा ऑथर का कहना है. तो इरोड होता है बेसिकली, डिटरेंस भी इरोड होता है एंड ऑपरेशन हम बार बार जब एक्सपोज कर देते हैं तो एक तरह से हमारा डिटरेंस भी कम हो जाता है और हमारी जो इंटरनेशनल एक इमेज है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है ना. तो इन सारे फैक्टर्स को अगर हम जोड़ दें तो वो बताते हैं कि क्यों चाइनीज़ एग्रेसिवनेस हुआ है. एंड चाइना को ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि चाइना कि हम थोड़ा वीक भी हो गए हैं, ठीक है ना. इंडिया भी वीक हो गया है एंड इंडिया का जो स्मार्ट पावर था वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन में है, ऑर्डर ऑफ डिक्लाइन ऑफ द इंडिया स्मार्ट पावर. तो ये कुछ रीजंस थे जो ऑथर ने डिस्कस किया था. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. दूसरा जो आर्टिकल है वो है सेंसलेस डेथ्स ऑन तमिलनाडु कस्टोडियल डेथ. अब तमिलनाडु में 2 लोगों की कस्टोडियल डेथ हो गई है. कस्टोडियल डेथ कोई नई चीज़ नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है एंड इसको ज़रूर देखना चाहिए. ह्यूमन राइट्स जो बॉडीज़ हैं दे शुड लुक इनटू दिस कस्टोडियल डेथ मैटर. यहाँ पे इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन 2-3 सेक्शंस थे, जैसे सेक्शन 188 ऑफ IPC फॉर डिसोबेइंग द टाइम रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट. मतलब पब्लिक सर्वेंट ने जो टाइम रिस्ट्रिक्शन बोल दिया उसको डिसओबे करना, वो सेक्शन 188 है. दूसरा है सेक्शन 383 एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट एंड सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन.
तो वही ऑथर ने बोला है कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन तो इसलिए भी कई बार एफआईआर में इंक्लूड कर लेती है पुलिस, ताकि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाए और ताकि उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाए। तो अभी बस छोटा सा मैटर था कि जो टाइम रिस्ट्रिक्शंस थे पैंडेमिक के टाइम में उनको फॉलो नहीं किया गया और इस कारण से 2 व्यक्तियों को जेल में डाला गया, एंड न केवल जेल में डाला गया बल्कि कस्टडी में उनकी डेथ भी हो गई। तो अब इसके लिए इतनी उस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑथर ने वही बोला है कि ऐसी चीज़ों के लिए आपको पुलिस को रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा इन एट्रॉसिटीज़ के लिए, एक रिफॉर्म की ज़रूरत है, जो कि ज़रूरत है आपके पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ताकि जो कस्टोडियल डेथ है, अंडर ट्रायल्स के जो ऊपर जो ट्रेवल्स जाती है, वो सारी चीज़ों से उनको मुक्ति मिल सके। तो ये पूरे एक रिफॉर्म की ज़रूरत है, जिसके बारे में ऑथर ने यहाँ बोला है। सेक्शन से याद रखना, सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी जो कि डिसओबेइंग द टाइम रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर बाय द पब्लिक सर्वेंट, एंड 383 एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट, एंड सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ठीक है ना? तो ये कुछ चीज़ें थी जो इस आर्टिकल में थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कैन ऑनलाइन लर्निंग रिप्लेस द स्कूल क्लासरूम? अब ये है आज का जो इंटरव्यू पार्ट आता है, जिसमें कुछ आर्ग्यूमेंट फेवर में रहते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स अपोज में रहते हैं। सबसे पहली चीज़ की नो टेक्नोलॉजी कांट रिप्लेस वाले आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं कि टेक्नोलॉजी क्यों रिप्लेस नहीं कर सकती है स्कूल्स को, क्लासरूम्स को। पहला रीज़न ऑथर देते हैं कि जब ऑनलाइन लर्निंग होती है तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखना पड़ता है, मोबाइल हो गया चाहे लैपटॉप हो गया, ये बहुत ज़्यादा जो शिफ्ट होता है ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस में, उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका बढ़ जाता है। ये जो है ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये हेल्दी वे ऑफ लर्निंग नहीं है। ऑथर का ये कहना है कि ये हेल्दी वे ऑफ लर्निंग नहीं है। दूसरी चीज़, ये बच्चे को आइसोलेशन या लोनलीनेस में ले जाता है। दूसरी चीज़, पहला पॉइंट आपको बता दिया हेल्थ वाला इम्पैक्ट। दूसरा है हेल्थ इम्पैक्ट के अलावा इसमें सोशली ऑकवर्ड हो जाता है चाइल्ड, वो अपने पीयर्स से दूर रहता है, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ मिलता नहीं है। तो इसके कारण वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो आइसोलेशन में चला जाता है, दूर कटने लगता है लोगों से। तीसरा ऑथर ने बोला है कि टीचर्स जो है उनका रोल भी लिमिटेड हो जाता है। वैसे टीचर्स का कितना बड़ा रोल है आपके बच्चे को शेप करने में, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में जो टीचर का रोल है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रोल रह जाता है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड रोल रह जाता है, उनको प्रॉपर सुपरविजन नहीं मिलता है। तो ये तीसरा आर्ग्यूमेंट है। ये बिल्कुल एक आंसर, मेंस आंसर आपका प्रिपेयर हो रहा है एक तरीके से। चौथा है पेरेंट्स माइट बी टू बिजी विद देयर ओन वर्क टू सुपरवाइज द ऑनलाइन लर्निंग। अब वो बच्चा ऑनलाइन पढ़ ही रहा है, कुछ और कर रहा है, ये देखने के लिए हो सकता है कि पेरेंट्स बिजी हों और वो देख ना पाएँ। तो ये भी ऑनलाइन लर्निंग का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ही है। ठीक है ना? पांचवा ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको इतने साधन नहीं है ऑनलाइन लर्निंग के, उनके पास इतने साधन नहीं है। इस कारण से क्या होता है कई बार कि वो मिस आउट हो जाते हैं। तो ऑथर ने कहा कि एक डिवाइड आ जाएगा गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट के बच्चों के बीच में, एक डिवाइड आ जाएगा, लिटरेसी लर्निंग डिवाइड आ जाएगा, डिजिटल डिवाइड। अगला ऑथर ने बोला है दो सम फैमिलीज मे हैव एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी देयर माइट नॉट बी इनफ डिवाइसेस फॉर पर्सनल यूज़। अब ऑथर ने कहा कुछ लोग के पास हो सकता है, जैसे एक घर में एक लैपटॉप है और बाप क्या है आईटी कंपनी में काम करता है सपोज, और उनके यहाँ एक बच्चा है, वाइफ है। अब ऑथर ने कहा कि ठीक है, एक आईटी कंपनी में जॉब करने वाला व्यक्ति है, एक लैपटॉप उनके घर में है, ये सच है, और उनकी मदर है, उनके बच्चा है। अब अगर ये वर्क फ्रॉम होम कर रहा है आईटी पर्सनल वाला, तो बच्चा पढ़ेगा कि ये वर्क फ्रॉम होम करेगा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो एक डिवाइस से भी काम नहीं चलेगा, आपके पास मल्टीपल डिवाइस होने चाहिए अगर आप ऑनलाइन लर्निंग करना चाहते हो ऐसे इस तरीके के टाइम में। तो ऑथर ने यही सारी चीज़ें पॉइंट्स दिए हैं। अब ऑथर ने यहाँ पे ये भी बोला कि देखो हर व्यक्ति ये बात कर रहा है कि ऑनलाइन लर्निंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा है कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे चेंज किया जाए, स्कूल्स को कैसे ओपन किया जा सकता है प्रिकॉशंस के साथ, किस तरीके से। तो ये चीज़ें सोचना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम इस पर डिबेट करते रहें कि ऑनलाइन लर्निंग सही है कि नहीं। ठीक है ना? ऑनलाइन लर्निंग का अपना जो स्कोप है वो तो ऑलरेडी रहेगा, वो कभी कम नहीं होगा वो, लेकिन उसको क्लासरूम को रिप्लेस कर देना उस चीज़ से, उसको नया नॉर्मल बना लेना, ये गलत है। आपको ये भी सोचना चाहिए कि स्कूल्स को किस तरीके से कितनी जल्दी ओपन कर सकें। अब कुछ आर्ग्यूमेंट ऑथर ने जो दूसरे हैं उन्होंने ये भी दिया कि टेक्नोलॉजी का यूज़ भी रहना चाहिए। देखो इन्होंने ये नहीं कहा कि रिप्लेस कर देगा, लेकिन कहा कि क्यों ज़रूरी है। तो ऑथर ने कहा कि अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन स्टॉप कर देंगे तो जिन बच्चों के पास एक्सेस है, देखो किसी के पास एक्सेस है, किसी के पास नहीं है, जिसके पास नहीं है वो यूज़ नहीं कर सकता, चलो ठीक है, लेकिन जिसके पास है उसको हम ये मजबूर भी तो नहीं कर सकते ना कि आप भी यूज़ मत करो क्योंकि दूसरा बच्चा यूज़ नहीं कर पा रहा है। इसमें उसकी गलती तो नहीं है ना कि वो उसके पास एक्सेस है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास लैपटॉप है, तो जिसके पास है एटलीस्ट वो तो सीखता रहे। ऑथर का ये कहना है कि जिन लोगों के पास एक्सेस है एटलीस्ट वो सीखेंगे अगर ये ऑनलाइन लर्निंग चलती रहेगी तो रिप्लेस करने की बात नहीं है, लेकिन
डिसएडवांटेज्ड के लिए हमको कोशिश ये करना चाहिए कि जिनके पास नहीं है उनको किस तरह से प्रोवाइड किया जा सके। बात यहाँ पे हम क्या करते हैं हमेशा निगेटिव तरीके से कि जिनके पास नहीं है वो नहीं कर सकते, इसलिए जिनके पास है वो भी ना करें। हमको कोशिश करनी चाहिए कि जिनके पास नहीं है उनको प्रोवाइड कर दें ताकि वो भी यूज़ करने लगे। तो ये चीज़ ऑथर ने यहाँ पे सजेशन में दी है कि आपको ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। इनफैक्ट कुछ NGOs हैं जो कि इस इशू में काम कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं। आकाश टैबलेट बीच में आया भी था एक सिंपल लर्निंग के लिए आपके लिए, है ना। अब ऑथर ने कहा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि पैंडेमिक के टाइम में आपको क्या करना चाहिए, स्कूल्स को स्टैगर्ड मैनर में ओपन करना चाहिए, जिसमें 50% बच्चों को आप बेसिकली एक दिन बुलाओ और अल्टरनेट दूसरे 50% बच्चों को बुलाओ इन द प्रेमाइसेस। टेम्परेचर चेक्स टीचर्स के होने चाहिए, स्टूडेंट्स के होने चाहिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के होने चाहिए। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए, पॉइंट बनाने चाहिए। देन टीचर्स को शुड नॉट गिव स्टूडेंट्स एनी बुक्स टू कैरी होम। टीचर्स को ये मेक श्योर करना चाहिए कोई बच्चा कोई किताब घर ना लेके जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली बाय द टीचर्स एज वेल एज बाय द स्टूडेंट्स। दूसरा है कि इट विल बी बेटर टू गिव प्रियोरिटी टू ओपनिंग स्कूल्स फॉर मार्जिनलाइज एंड माइग्रेंट चिल्ड्रंस। सबसे अधिक प्रियोरिटी अभी उन बच्चों को है जो मार्जिनलाइज्ड हैं या माइग्रेंट हैं, ऐसे बच्चों के लिए ज़रूर है, क्योंकि ये सबसे अधिक रिस्क में है कि इनका स्कूल एजुकेशन जो है वो ड्रॉप हो जाए। जो ये कम्युनिटी है ना, सबसे ज़्यादा कम्युनिटी लॉस में रह सकती है और हो सकता है कि ये स्कूल एजुकेशन से पूरा ड्रॉप आउट ही हो जाए। तो यहाँ पे इस कारण से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ऑथर ने कहा है। इसके अलावा कुछ पर्सनल सजेशन जैसे कि आप टीचर्स के नंबर को इंक्रीज़ करो, ताकि टीचर्स को खुद पॉइंट्स में भेज दो। टीचर्स के नंबर को आप इंक्रीज करोगे, स्टूडेंट टीचर रेशियो को इंप्रूव करोगे, धीरे धीरे आपको ऑलरेडी सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने बताई है एंड दीज आर द सजेशंस जो कि आप दिमाग में बैठा के रखिएगा। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स में आते हैं टॉल क्लेम्स। ये जो आर्टिकल है ये है अभी रिसेंटली जो दवाई बनाई है, कोरोनिल नाम की दवाई बनाई है बाबा रामदेव ने, उसका एडवर्टाइजमेंट उन्होंने इस तरह से किया कि कोविड-19 को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। 200 लोगों के ऊपर टेस्ट किया था, क्लिनिकल ट्रायल्स ये सब उन्होंने बताया। तो ऑथर ने कहा कि ये जो एडवर्टाइजिंग है आयुर्वेदिक ड्रग्स की, इसको गवर्न कौन सा लॉ करता है। तो 1954 में एक लॉ आया था, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट। याद रखेगा, आयुर्वेदिक ड्रग्स की जो एडवर्टाइजिंग का मामला है ये, जिसमें अभी बाबा रामदेव को उन्होंने नोटिस भी दिया है कि आपने इस तरह से एडवर्टाइजिंग कैसे कर दी कोविड को ठीक करने के बिना, डिस्कशन के बिना, मिनिस्ट्री को बताए हुए। तो एडवर्टाइजिंग जो है जो आयुर्वेदिक ड्रग्स की, वो गवर्न होता है बाय द 1954 ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट। याद रखेगा, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट ऑफ 1954। अब एक्ट जो है वो फॉल्स क्लेम्स के बारे में बोलता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिविंग फॉल्स इंप्रेशन रिगार्डिंग द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द ड्रग। मतलब कि जब आप नोइंगली और अननोइंगली क्या करते हो कि अपनी दवाई के बारे में ऐसी चीज़ें बताते हो जो झूठ होती है, तो बेसिकली इस एक्ट के अंतर्गत उनको चार्ज किया जाता है। अब इस एक्ट में सीरियस डिसीजेज जैसे कि एड्स, इंसेफेलाइटिस, ये सब इसमें इंक्लूडेड नहीं थे पहले, दे वर नॉट लिस्टेड। लेकिन अभी फरवरी में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज किया था ड्राफ्ट ऑफ एन अमेंडमेंट टू द 1954 एक्ट। इसी एक्ट का एक अमेंडमेंट ड्राफ्ट आया था, मतलब पूरा एक्ट नहीं आया, ड्राफ्ट आया था जिसमें कि उन्होंने इंक्लूड किया था, ठीक है ना। तो लेकिन कोविड के चक्कर में वो चीज़ इंक्लूड नहीं हो पाई है। ऑथर ने यहाँ पे ये किया है कि अब गवर्नमेंट को न केवल एड्स और इनको बल्कि कोविड को भी इंक्लूड करना चाहिए। और आपको रेफरेंस लेना चाहिए एपिडेमिक डिसीज एक्ट का, कि आपने ऑर्डिनेंस पास करके एपिडेमिक डिसीज एक्ट को अमेंड कर दिया था ना 123 साल पुराने, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते कि इसको भी कर दो। तो वही चीज़ ऑथर ने बोली कि जब आप 123 साल पुराने एपिडेमिक डिसीज एक्ट को भी कर सकते हो अमेंड, तो आप इसको भी अमेंड कर सकते हो थ्रू द ऑर्डिनेंस रूट। अब ऑथर ने यहाँ पे ये बोला कि दिस इज नॉट टू अंडरमाइन द रोल ऑफ आयुर्वेदिक रेमेडीज। अब ऐसा नहीं कि ये चीज़ है तो आयुर्वेदिक दवाई कोई किसी काम की नहीं रहती है, बिल्कुल रहती है। लेकिन बाबा रामदेव ने क्या बोला कि वो एक इम्यूनिटी बूस्टर, कफ एंड ब्रेथलेसनेस की एक दवाई बना रहे हैं। जब उन्होंने अप्रूवल मांगा था रेगुलेटरी, तब भी उन्होंने केवल ऐसा नहीं बताया था कि इसमें कोरोना या कोरोना किट है, ये सारी चीज़ इंक्लूडेड है। उन्होंने ये बताया था कोई इम्यूनिटी बूस्टर बना रहे हैं। लेकिन इस तरीके से उन्होंने कोविड-19 की दवाई बना दी और फिर कहने लगे कोविड-19 ठीक होगा। तो दे आर गिल्टी ऑफ फ्लाउटिंग द मेडिकल एंड बिजनेस एथिक्स। बेसिकली दे आर गिल्टी ऑफ फ्लाउटिंग द मेडिकल एंड बिजनेस एथिक्स। जो बिजनेस एथिक्स बोलता है उसको भी उन्होंने तोड़ा है, और जो मेडिकल एथिक्स है उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं तोड़ा है। एंड दे आर ऑल्सो डिस्क्रेडिटिंग द आयुर्वेदा बिकॉज ऑफ दिस मूव। तो ये सब चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई हैं एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी। काफ़ी अच्छा आर्टिकल था ये, समझ में आ गया होगा आपको।
अगला जो आर्टिकल है वो है अनमेकिंग इन इंडिया। नाउ दिस आर्टिकल इज ऑन द रिसेंट अनाउंसमेंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो DPIIT है आपका, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसने ये कहा था ई कॉमर्स साइट्स को, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, कि आप किसी भी जो प्रोडक्ट होगा उसका कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताएंगे, कंट्री ऑफ ओरिजिन बताएंगे, ठीक है ना, बेचने से पहले। अभी ये रिसेंट रूल है, कई लोगों ने तारीफ की कि बढ़िया है, इस मूव से पता चल जाएगा कि कौन सा सामान चाइना से आया है। तो बेसिकली इस मूव को लाने का रीज़न यही था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना है, और दूसरी चीज़ कि आत्मनिर्भर भारत में हमको ऐसी चीज़ों को ज़्यादा इंक्लूड करना है जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई हो, या इंडिया में जिनकी असेंबली इंडिया में हुई हो, ये सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए बेसिकली ये आया है। अब ऑथर ने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स बताई कि इस मूव के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली बात जो ऑथर बोलता है वो ये है कि एट द क्रक्स ऑफ द मैटर इज डिफाइनिंग द कंट्री ऑफ ओरिजिन, द प्रॉब्लम इज दैट कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक जगह असेंबल होते हैं किसी एक कंट्री में, रॉ मटेरियल्स आते हैं किसी और कंट्री से, मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी और कंट्री से। तो जब रॉ मटेरियल कहीं और से आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही है, असेंबली कहीं और हो रही है, तो आप एग्जैक्टली बताओगे क्या कि किसको बोलोगे कि कौन मैन्युफैक्चरर है, या कहाँ बोलोगे किस कंट्री का ओरिजिन है, उस प्रोडक्ट की ओरिजिन कंट्री कौन सी है। तो देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल्स एज वेल। इन तीनों के बीच आपको डिफरेंशिएट करना होना चाहिए पहले। फॉर एग्जाम्पल ऑथर ने एग्जाम्पल दिया कि आईफोन जो है sold on an e-commerce website in India, identify China as the country of origin। आप कैसे बोल सकते हो? Even product that can be assembled in India have components from other countries। अब आप क्या होता है कि कई बार ऐसी कोई चीज़ होगी जिसका एक प्रोडक्ट चाइना से होगा, एक उसका कंपोनेंट चाइना से होगा, तो क्या आप उसको बोल दोगे कि चाइनीज़ ओरिजिन है इसका? तो हाउ विल दिस कंट्री ऑफ ओरिजिन विल बी वर्कड आउट, किस तरीके से उसको आप पता करो, यही नहीं क्लियर है ना। और आपने ठीक है जल्दी जल्दी में झील में ये बोल तो दिया। दूसरा इसका बैकआउट ये हो सकता है, जैसा कल भी मैंने आपको बताया था कि चाइना से हम 70% API लेते हैं वहाँ पे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। हमने तो कह दिया कि हम चाइना को बॉयकॉट करेंगे, अगर उन्होंने हमको बॉयकॉट कर दिया तो हमें भी तो दिक्कत होगी, हो सकता है हमें ज़्यादा दिक्कत हो, ठीक है ना, क्योंकि उनका तो हम केवल 3% ही मार्केट है, लेकिन हमारे लिए तो वो बहुत ज़्यादा, हमारा बहुत बड़ा ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड उनके साथ होता है। तो ये चीज़ें भी है कि हमको बिना सोचे समझे कोई मूव नहीं लेना है, वी हैव टू थिंक एंड देन टेक एनी मूव, ओके। और इसके अलावा ऑथर ने कुछ और प्रॉब्लम्स बताई कि ये इनवर्ड लुकिंग मूव है एक तरीके से, जो कि प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा देगा। तीसरा जो इसका प्रॉब्लम है वो इनवर्ड लुकिंग मूव है, जो कि प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा देगा। इसके अलावा लॉबिंग शुरू होगी। चौथा जो ऑथर ने बोला कि लॉबिंग को बढ़ावा देगा। पांचवा है रेंट सीकिंग। रेंट सीकिंग जो लाइसेंस राज पहले था ना, रेंट सीकिंग लाइसेंस राज, वो दोबारा से वापस आएगा जो 1991 के पहले का एरा था, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने बोली कि ये समस्या आ सकती हैं। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी ही अभी हम करंट अफेयर्स वाले वीडियो के साथ भी आएंगे। ये थे आज के एडिटोरियल्स इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। दैट इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।